कहानी के पहले भाग में बताया गया था, जहां लीसा अपनी सौतेली बहन टैफी के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां पर लीसा शराब को पी जाती है, जिससे नशे में धुत लीसा को उसका क्लासमेट डग मिलता है, जो लीसा को होश में लाने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। फिर वह उसे एक बेडरूम में ले जाता है, जहां वह लीसा को गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है, जिससे लीसा गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी बाहर तूफान आने लगता है और फिर लीसा कब्रिस्तान में जाती है और एक लड़के की मूर्ति से बात करती है। वह कहती है कि काश वह लड़का उसके साथ होता, और फिर लीसा गुस्से में अपने घर चली जाती है। कुछ देर में उस लड़के की कब्र पर हरी बिजली गिरती है। फिर लीसा अपने सपने में खुद को उसी लड़के के साथ रोमांटिक पलों में देखती है। अगले दिन जेनेट लीसा को डांटती है, क्योंकि कल रात आने के बाद लीसा ने बाथरूम में लगे शीशे को तोड़ दिया था। इसके बाद लीसा एक सिलाई की दुकान पर दिखाई देती है, जहां पर वह नौकरी करती है और वहां पर कपड़ों को सिलती है। तभी वहां पर माइकल आता है और वह अपने कपड़े को ठीक करने के लिए कहता है और वह लीसा से बात करने लगता है, जिससे लीसा का मालिक कहता है कि आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं आया। तभी वहां पर तमारा भी आ जाती है और वह लीसा के साथ एक घमंडी की तरह व्यवहार करती है। शाम को लीसा का परिवार एक फिल्म देखने जाता है, लेकिन लीसा घर पर रहने का फैसला करती है और वह टीवी देखते समय शोर सुनती है और तभी वह एक ज़ॉम्बी को घर में घुसते हुए देखती है, जिससे वह पहले तो डरकर भाग जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसे उस क्रिएचर से कोई भी हानि नहीं है। क्रिएचर लीसा को घुरघुराहट के माध्यम से समझाता है कि उसकी जीभ नहीं है और इशारा करते हुए बताता है कि वह वही लड़का है जिसकी कब्र पर लीसा जाया करती है और वहां पर अपनी कविताएं लिखती है। यहाँ तक कि वह उसे उसकी माँ की माला को भी दिखाता है, जिसे लीसा वहां पर छोड़ आई थी। फिर लीसा बहुत जल्द समझ जाती है कि बिजली गिरने से वह मूर्ति जीवित हो गई है। क्रिएचर उसे बताता है कि तुमने कहा था कि वह तुम्हारे साथ हो, तो लीसा बताती है कि उसका मतलब यह था कि वह मर जाए। फिर लीसा क्रिएचर को तब तक छिपा कर रखती है जब तक वह यह नहीं पता लगा लेती कि उसके साथ उसे क्या करना है। अगले दिन जब लीसा स्कूल में होती है तो क्रिएचर घर पर इधर उधर घूमने लगता है, जबकि जेनेट मिल्वॉकी की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। लीसा के साथ जेनेट के गलत व्यवहार को देखने के बाद क्रिएचर जेनेट के खाने में कीड़ा को छोड़ देता है और जब लीसा घर लौटती है तो जेनेट उसे डांटती है और उस पर कीड़ा डालने का आरोप लगाती है, क्योंकि जेनेट लीसा से परेशान है। फिर जेनेट लीसा की मां की हत्या का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि उसने लीसा को बेकार स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर ली है, जिसे सुनकर क्रिएचर लीसा की अलमारी से निकलता है और एक सिलाई मशीन से जेनेट के सिर में मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर वह जेनेट के कान को काट लेता है ताकि लीसा क्रिएचर के सिर में उसका कान लगा सके। पहले तो लीसा डर जाती है, लेकिन फिर वह जेनेट के शरीर को क्रिएचर की पुरानी कब्र तक ले जाने में उसकी मदद करती है। अब लीसा घर पर आकर क्रिएचर के सिर में कान सिलने लगती है और उसके कान को जीवन देने के लिए लीसा उसे अपने टूटे हुए टैनिंग बेड में डाल देती है। लीसा क्रिएचर को छिपाए रखना जारी रखती है, साथ ही डेल और टैफी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जेनेट अभी भी मिल्वॉकी में है। स्कूल में लीसा डग के लॉकर में एक लेटर को डालती है और उसे स्कूल के बाद जंगल में मिलने के लिए मना लेती है। फिर लीसा उसे कब्रिस्तान में ले जाती है, जहां वह डग को ऐसा एहसास दिलाती है कि वह उसके साथ रोमांस करना चाहती है, क्योंकि लीसा ने उस दिन की पार्टी में डग को ऐसा करने से मना कर दिया था। तभी क्रिएचर एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और डग के दाहिनी हाथ को काट देता है, जिससे वह भागने लगता है, लेकिन क्रिएचर कुल्हाड़ी को डग के ऊपर फेंक देता है, जिससे डग की वहीं पर मौत हो जाती है और वे उसके शरीर को दूसरी खुली कब्र में फेंक देते हैं। फिर घर पर आकर लीसा डग के हाथ को क्रिएचर के हाथ में जोड़ देती है और वह उसके हाथ में भी जीवन डालने के लिए उसे वापस टैनिंग बेड में लिटा देती है, जिससे क्रिएचर थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगता है। तो क्रिएचर और लीसा के बीच और अधिक घनिष्ठता होने लगती है। फिर लीसा उससे अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है और लीसा यह भी कहती है कि वह कुंवारी नहीं मरना चाहती। तो क्रिएचर बताता है कि वह केवल एक ही महिला के साथ रहा है जिससे वह वास्तव में प्यार करता था। जब लीसा को पता चलता है कि वह पियानो बजा सकता है तो वे भी एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं और जब क्रिएचर पियानो बजाता है तो वे दोनों मिलकर एक गाना गाने लगते हैं। फिर टैफी और डेल चिंतित होने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जेनेट मिल्वॉकी ही नहीं पहुंची, और जब डग के लापता होने की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी स्कूल में पहुंच जाती है, जिससे लीसा को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है, क्योंकि तमारा ने पुलिस अधिकारियों को बताया है कि उसने लीसा को डग के लॉकर में एक लेटर को डालते हुए देखा था, जिसमें लीसा ने उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहा था। और पुलिस को मिले सबूतों में भी लीसा और डग को साथ साथ चलते हुए पाया है, लेकिन लीसा बहाना बनाती है और ऑफिस से जाने से पहले वह तमारा के ऊपर गुस्सा करती है और फिर वह स्कूल से निकलकर माइकल के घर जाने लगती है, क्योंकि वह आज स्कूल नहीं आया था।
घर पर क्रिएचर एक व्यक्ति को मार देता है क्योंकि वह व्यक्ति सोच रहा था कि क्रिएचर एक समलैंगिक है। और फिर वह रास्ते में लीसा को बैठाकर उसे माइकल के घर ले जाने लगता है। फिर लीसा माइकल के घर में ऊपर जाती है और वह टैफी को माइकल के साथ उसके बिस्तर पर पाकर चौंक जाती है, जिससे लीसा गुस्से में उनसे लड़ने लगती है। क्योंकि टैफी को माइकल और लीसा के बारे में पहले से पता था, तो माइकल ने लीसा से धीरे से कहा कि वह उसके लिए वैसी भावनाएं नहीं रखता। और तभी वहाँ पर क्रिएचर कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और माइकल के प्राइवेट पार्ट को काट देता है, जिससे सभी लोग खून से लथपथ हो जाते हैं। और इस हादसे को देखकर टैफी डरकर चिल्लाने लगती है। लीसा टैफी को समझाती है और उसे एक अच्छी सौतेली बहन और उसे दोस्त होने के लिए धन्यवाद देती है। और फिर वह कुल्हाड़ी को लेकर कब्रिस्तान में चली जाती है, जहाँ क्रिएचर ने लीसा को माइकल के प्राइवेट पार्ट को अपनी कमर में जोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसने बहुत समय पहले अपने प्राइवेट पार्ट को खो दिया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी उन्हें ढूंढते हुए आती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वह क्रिएचर के हाथ में कटे हुए प्राइवेट पार्ट को देखती है, जिससे पुलिस अधिकारी उनको पकड़ने लगती है। तो क्रिएचर उसे भी एक खुली कब्र में फेंक देता है और फिर लीसा और क्रिएचर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब लीसा को डर लगने लगता है कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिससे लीसा माइकल के प्राइवेट पार्ट को क्रिएचर की कमर में सिल देती है ताकि वे रोमांस कर सकें। तभी उन्हें जल्द ही पुलिस की सायरन सुनाई देती है, इसलिए लीसा क्रिएचर के साथ एक आखिरी किस करती है और क्रिएचर लीसा को टैनिंग बेड में उसे बिजली से मारने के लिए कहता है। और फिर वह टैनिंग बेड को मैक्सिमम सेटिंग पर सेट कर देता है, जिससे बेड में आग लग जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा गैरेज आग की लपटों में घिर जाता है। डेल बहुत देर से घर पर आता है और फिर वह पड़ोसियों के साथ अपने गैरेज को जलता हुआ देखता है। बाद में लीसा को दफनाया जाता है और फिर डेल और टैफी उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। तभी टैफी ने लीसा की कब्र पर खुदे हुए शब्दों में प्यारी पत्नी को लिखा हुआ देखा। फिर वह अपने सौतेले पिता के साथ जेनेट की कब्र पर जाती है, जहां टैफी उसे लीसा को सम्मान देने का वादा करती है। दूसरी तरफ क्रिएचर को अब पूरी तरह से जीवित और साफ सुथरा बोलते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वह लीसा की कविता को पढ़ रहा है और उसकी गोद में दोबारा से जिंदा होकर लीसा लेटी हुई है, जो पट्टियों में लिपटी हुई है और वह क्रिएचर को अपनी कविता पढ़ते हुए सुन रही है।